बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बीएस नर्सिंग और केएमयू बीएस के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें केमिस्ट्री का जो कोर्स होता है उसका कुछ हिस्सा मुझे मिला है कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स के रिक्वेस्ट पे कि इसको हमें समझाए। तो इसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन नर्सिंग, मैटर क्या है, एलिमेंट्स, मिक्सचर और कंपाउंड क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शंस और एसिड और बेस क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस कोर्स को हम चंद लेक्चर्स में 3, 4, 5 लेक्चर्स में डिवाइड करते हैं। ये उसका लेक्चर फर्स्ट होगा, ठीक है। और इसमें कि एटम क्या है, तो एटम की डिफिनीशन आप एक तो आपके कोर्स में ये लिखी हुई कि एक एटम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री की जगह अगर आप लिखें कि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में हम एटम का डिफिनेशन इस तरह करते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which can take part in a chemical reaction, ठीक है। ये डिफिनेशन हम लिखते हैं कि ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, ठीक है। और जितने भी सॉलिड्स है, लिक्विड्स है, गैसेस है, प्लाज्मा है, तो सब में एटम्स होते हैं या तो न्यूट्रल फॉर्म में या आयोनाइज्ड फॉर्म में। समझाएंगे इंशाल्लाह एटम क्या है। इधर देखिए कि एटम क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर शेल्स होते हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम का स्ट्रक्चर इस तरह है कि इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि बाहर जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये भी आप समझ ले कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 32 होते हैं और इसी तरह 7th शेल तक हम जाते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम फाइंड करते हैं 2n² फार्मूला से। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फिफ्थ शेल में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये फार्मूला उठाकर आप 2 अपनी जगह लिख के, n की जगह आप 5 लिख के, क्योंकि आपने 5 शेल में मालूम करना है और 5 का स्क्वायर ले ले तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फिफ्थ शेल में। इसी तरह हर शेल में आप इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बता सकते हैं। अच्छा, एक बात ये कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने बाहर शेल में नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो एज ए होल एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि अगर +10 है -10 है तो रिजल्ट 0 निकलता है। तो एज ए होल एटम होता है न्यूट्रल। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहरी चीजें हैं और इलेक्ट्रॉन उससे 1836 गुना हल्का है। यानी एक प्रोटॉन 1836 इलेक्ट्रॉन के वजन के बराबर होता है। तो इसलिए हमने कि न्यूक्लियस का कि एटम का सारा वजन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है, बाहर
सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है और इसका कोई वजन नहीं होता, तो ये आप यूं कह सकते हैं कि एम्प्टी स्पेस ज्यादा होता है एटम में, न्यूक्लियस बहुत कम जगह घेरता है। तो ये एटम, और जितने भी पीरियोडिक टेबल में ये पीरियोडिक टेबल है, तो जितने भी ये चीजें आपको नजर आ रही है पीरियोडिक टेबल में, ये एलिमेंट्स है और ये उनके एटम्स हैं। ठीक है, अच्छा, पीरियोडिक टेबल में ये जो नॉर्मल एलिमेंट्स है इनको हमने 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड, अब इसको छोड़े, ये ग्रुप नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और 8। तो जो एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 1 में है उनके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा ग्रुप आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, पांचवा ग्रुप आउटरमोस्ट शेल से मुराद है आखिरी शेल, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह 6, 7 और 8। तो अच्छा, अब ये दिए गए कंपोजिशन ऑफ एन एटम। तो एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी लेवल्स में होते हैं, एनर्जी लेवल्स को शेल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं, और इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो वही बात जो हमने आपको बताई। अच्छा, मैटर क्या है, मैटर क्या है, हर वो चीज जिसका मास हो बस वो मैटर है। यानी जो चेयर है, टेबल है, मार्कर है, ये बोर्ड है, सब कुछ जो हमें नजर आ रही है इस रूम के अंदर, जिस चीज का मास है वो मैटर है। ठीक है, तो एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड, ठीक है, मैटर। अब केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या है, इट इज स्टडी ऑफ मटेरियल साइंस है। ठीक है, इसमें हम मैटर को कैसे स्टडी करते हैं, मैटर की ये 4 चीजें हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। मैटर की 4 चीजें, यानी ये मैटर किस तरह रिएक्शंस करता है। मिसाल के तौर पर ये जो मार्कर का इंक है ये भी मैटर है, तो आया ये किसी दूसरे चीज के साथ रिएक्शन करे, किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा, किसी ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो किस किस्म की रिएक्शंस करता है इसको हम स्टडी करेंगे। अच्छा, इसका कंपोजिशन क्या है, यानी ये किन चीजों से बना है। मिसाल के तौर पर वाटर है, ठीक है, और वाटर का कंपोजिशन क्या है, किन किन एलिमेंट्स से बना है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स है, इनसे मिलकर बना है। ठीक है, तो कंपोजिशन को 2 तरह से हम, किन किन एलिमेंट से बना है और हर एलिमेंट कितना परसेंट है। ठीक है, अगला चीज हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, यानी वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है कि इसके ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसका बेंट शेप है, यहाँ पर एंगल कितना है, बाउंड लेंथ कितना है, और प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज में 2 चीजें आती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे, यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या है और इसका टेस्ट कैसा है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और दूसरे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे कि वाटर किसी एसिड के साथ, बेस के साथ, साल्ट के साथ, ऑक्साइड के साथ, सोडियम के साथ, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ किस तरह रिएक्शंस करता है। तो केमिस्ट्री में हम ये चीजें पढ़ते हैं और ये केमिस्ट्री का डिफिनेशन है। तो इस स्लाइड में आपको केमिस्ट्री का डिफिनेशन समझाया गया है। ठीक है, तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द chemical reactions of matter, composition of matter, structure of matter and properties, both physical and chemical properties of matter. अच्छा,
अच्छा, टाइप्स ऑफ मैटर क्या है? मैटर तो आप समझ गए कि वो चीज जिसका मास हो उसको कहते हैं मैटर। मैटर दो तरह का होता है, एक होता है एम प्योर और दूसरा होता है प्योर। एम प्योर या उसको हम मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है, मिक्सचर, और प्योर को हम बोलते हैं सब्सटेंस। प्योर मैटर को सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस दो तरह का होता है, या तो ये एलिमेंट होगा या ये कंपाउंड होगा। अब देखें एलिमेंट क्या होता है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, जिसमें सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, कंसिस्ट ऑफ एटम्स, और वो ऐसे एटम्स होते हैं कि वो आइडेंटिकल एटम्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसमें दो एटम्स है, ठीक है, और दोनों एटम एक जैसे हैं। इसी तरह ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इसमें दो एटम्स है और दोनों एटम्स एक जैसे हैं, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू आपस में मिल जाए। यानी ये आप देखिए वाटर है, तो ये कंपाउंड है क्योंकि इसमें जितने भी एटम्स है, इसमें तीन एटम्स है वैसे, एक दो तीन, लेकिन सारे एक जैसे नहीं है। एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स होते हैं सारे एक जैसे होते हैं। हाइड्रोजन के दो एटम्स दोनों एक जैसे, ऑक्सीजन के दो एटम्स दोनों एक जैसे। इस तरह ओजोन है O3, इसमें तीन एटम्स है और तीनों एक जैसे। तो एलिमेंट्स में एटम्स एक जैसे होते हैं, जबकि कंपाउंड में एटम्स एक जैसे नहीं होते। इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए होते हैं थ्रू ए केमिकल बॉन्ड। यहां पर दोनों एलिमेंट्स के दरमियान होता है केमिकल, ठीक है, केमिकल बॉन्ड। तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं थ्रू ए केमिकल बॉन्ड, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। मिसाल के तौर पर वाटर, ठीक है, इसी तरह अमोनिया NH3, इसी तरह ग्लूकोज C6H12O6। अच्छा, अब ग्लूकोज को देखिए, इसमें कितने एलिमेंट्स है? तीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स, ऑक्सीजन के 6 एटम्स। तो ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। फिर कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, इसको हम इधर इस तरह लिखते हैं। कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आयनिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच। मिसाल के तौर पर Na एक एलिमेंट है, Cl एक एलिमेंट है, दोनों के दरमियान क्या है? इधर आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड क्या है इसको आगे समझाएंगे। और कोवेलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो और वो आपस में मिले हुए हो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान यहां पर जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कंपाउंड दो तरह के होते हैं। अब इस जानिब मिक्सचर क्या है? जब दो एलिमेंट्स आपस में मिल जाए, एलिमेंट प्लस, यानी हम शॉर्टली लिखते हैं कि एलिमेंट E प्लस एलिमेंट, तो ये अगर दोनों एलिमेंट्स आपस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू मिल जाए तो फिर तो कंपाउंड है। लेकिन अगर दो एलिमेंट्स आपस में वैसे हम मिक्स कर ले और वो एक दूसरे के साथ कोई केमिकल बॉन्ड न बनाए
तो इसको फिर कहते हैं मिक्सचर। ठीक है। या अगर एक एलिमेंट हो और दूसरा कंपाउंड हो और वो एक दूसरे के साथ बगैर बॉन्ड बनाए, बगैर कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड बनाए आपस में मिल जाए तो उसको भी मिक्सचर कहते हैं। या अगर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ बगैर बॉन्ड बनाए मिल जाए तो उसको भी मिक्सचर कहते हैं। तो बॉन्ड के थ्रू अगर दो एलिमेंट्स मिल जाए तो कंपाउंड, इसको केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। बगैर बॉन्ड बने इसको फिजिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसको कहते हैं फिजिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो मिक्सचर फिर दो तरह का होता है। मिक्सचर जो है ये मजीद दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें दो चीजें आपस में ऐसे मिल जाए कि आप नहीं कह सकते कि यहां पर ये चीज ज्यादा है और यहां पर, मिसाल के तौर पर अगर हम NaCl नमक को पानी के अंदर हल करें तो ये एक मिक्सचर बन गया। अब जो पानी का बीकर है उसमें नमक का सोल्यूशन है, ठीक है, तो उसमें आप नहीं कह सकते कि यहां पर नमक ज्यादा है इस कोने में और इस कोने में कम है। यानी दो चीजें आपस में होमोजीनियसली मिक्स्ड हो गए। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें एक कंपोनेंट एक जगह पर ज्यादा हो जबकि दूसरा कंपोनेंट किसी दूसरे कोने में ज्यादा हो। मिसाल के तौर पर आइसक्रीम है, ठीक है, तो आइसक्रीम में जो होते हैं ड्राई फ्रूट एक जगह पर ज्यादा होते हैं और दूसरी जगह पर कम होते हैं, आपस में अच्छी तरह मिक्स न हो तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो ये अब देखें, ये जो आपका स्लाइड है ये देखिए, मैं इसको हटाऊं थोड़ा, ये अब इस स्लाइड को आप समझ सकते हैं। ठीक है। अब आप इसको देखें, टाइप्स ऑफ मैटर। तो मैटर क्या है? एवरीथिंग दैट हैज मास, वो तो हो गया। तो मैटर दो तरह का, एक होता है मिक्सचर, दूसरा होता है प्योर। तो प्योर जो है वो दो तरह का होता है, या कंपाउंड या एलिमेंट। ठीक है। और जो मिक्सचर होता है वो भी दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल साल्ट वाटर है, माउथ वॉश है, और जितनी भी एलाइज है। एलाइज क्या होते हैं? जब दो मेटल्स आपस में, एक मेटल दूसरे मेटल के साथ होमोजीनियसली मिक्स्ड हो, बगैर बॉन्ड बनाए, तो उसको फिर आप कहते हैं एलाई। या एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो तो उससे भी बन सकता है एलाई। मिसाल के तौर पर ब्रास, इसी तरह ब्रॉन्ज, इसी तरह स्टील। स्टील को आप देखें तो स्टील में एक मेटल है आयरन, दूसरा नॉन मेटल है कार्बन। तो आपस में बगैर बाण बनाए, आयरन और कार्बन कोई एटम बाण नहीं बनाते, बगैर बाण बनाए आपस में होमोजीनियसली मिक्स है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पिज्जा होता है, ठीक है, इसी तरह इटालियन सलाद है, और सॉलिड वेस्ट डंप वगैरह है, ठीक है। तो ये अब आप समझ सकते हैं। अब स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? तो मैटर के ये तीन जो स्टेट्स है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और प्लाज्मा स्टेट। तो सबसे पहले है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल कंपैक्ट फॉर्म में होते हैं और बिल्कुल क्लोज होते हैं, ठीक है,
और इनमें कोई एम्प्टी स्पेसेस बहुत ही कम या न होने के बराबर होती है, ये हार्ड होता है, ठीक है। और इसका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है। लिक्विड वो शक्ल है मैटर का जिसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। यानी 1 लीटर पानी है तो उसको आप किसी भी बर्तन में डालेंगे तो उसका वॉल्यूम वही 1 लीटर ही होगा, लेकिन शेप बदलता रहता है, ठीक है। और इसी तरह गैस वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें पार्टिकल्स और भी एक दूसरे से यानी दूर दूर होते हैं, उसमें एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा होती है और पार्टिकल्स के दरमियान कुव्वत कशिश कम होता है। तो इसका न शेप डेफिनेट होता है, शेप भी यानी इनडेफिनेट होता है, ठीक है। इनडेफिनेट यानी मुस्तकिल नहीं होता। इसका जो शेप है ये कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है। गैसेस एंड लिक्विड्स अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर, और इसका जो वॉल्यूम है तो वो भी इनडेफिनेट होता है, ठीक है। यानी इसका ना शेप डेफिनेट और ना वॉल्यूम डेफिनेट होता है। और अगर गैस को आप सुपर हीट करें, बहुत ज्यादा आप गैस को हीट दे दे तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके यानी मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस है और बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो हीट की वजह से उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, ठीक है। अब कंटेनर से तो नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन भी कंटेनर के अंदर ये देखे, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये, तो ये इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसके कुछ एटम्स आयनाइज हो जाते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। और कुछ एटम्स ऐसे भी रह जाते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। तो प्लाज्मा में 3 तरह की चीजें होती है, एक पॉजिटिव आयंस होते हैं, दूसरे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीसरे न्यूट्रल बॉडीज भी इसमें होते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, ये मिक्सचर होता है 3 चीजों का। एक इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं और तीसरे इसमें न्यूट्रल बॉडीज भी होते हैं। तो इन तीनों चीजों का मिक्सचर जो है वो प्लाज्मा कहलाता है। तो हमारे जो इर्द गिर्द में हम सॉलिड को तो बहुत देखते हैं, लिक्विड भी हम देख चुके हैं, गैसेस भी देख चुके हैं। प्लाज्मा जो है ये जो आग है या ट्यूबलाइट के अंदर जो लाइट है या टीवी स्क्रीन के अंदर वो जो पुराने वाले टीवी होते उनके अंदर जो लाइट है, या कैथोड रे ट्यूब अगर आपने पढ़ा है उसके अंदर जो लाइट है, तो वो लाइट प्लाज्मा है असल में। और ये जो हमारा यूनिवर्स है ये 99.99% कितना 99.99% प्लाज्मा से बना है, और बाकी जो 0.001% है ये तीनों हालतें कुल मिला के 0.001% है यूनिवर्स में। क्योंकि सन प्लाज्मा है और स्टार्स प्लाज्मा है, तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। अगर ये प्लाज्मा है तो बाकी इधर सारा प्लेनेट अर्थ भी लिक्विड, सॉलिड और गैस हम कंसिडर करें तो वो कम है। अच्छा, इसके बाद आता है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आपके कोर्स में। अच्छा, इसके बाद है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और उसके बाद है बोहर्स एटॉमिक मॉडल।
अब एटम तो हम समझ गए कि एटम में तीन चीजें हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपस में किस तरह अरेंज है और ये कैसे पड़े हैं, एटम का स्ट्रक्चर मॉडल कैसा है। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने 1911 में अटेम्प्ट किया और इसने एक मॉडल पेश किया। मॉडल को डिटेल में नहीं पढ़ते, लेकिन सिर्फ इतना कहते हैं कि इन्होंने कहा कि एटम के अंदर एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है। एक पॉइंट कि एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस जो कि सेंटर में होता है। दूसरा पॉइंट ये कि एटम के सारे का सारा वजन न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। तो ये दूसरा पॉइंट है कि ऑल या नियरली ऑल मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और तीसरा इसका जो पॉइंट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और ये कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। और ये जो पॉइंट था इसका, तो ये असल में इसके मॉडल के फेलियर का यानी सबब बना। रदरफोर्ड का मॉडल जो फेल हुआ तो वो इस पॉइंट की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता रहता है तो इसके अंदर एनर्जी कम होनी चाहिए और इसका स्पीड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और आखिरकार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जबकि ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। अभी तक तो कोई एटम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। तो इन्होंने ये कहा था कि एटम कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है। इसके बाद बोहर आया। बोहर ने उसके 2 साल बाद यानी 1913 में, और वैसे बोहर रदरफोर्ड का स्टूडेंट था, ये स्टूडेंट है रदरफोर्ड का। तो इन्होंने 2 साल बाद एक मॉडल पेश किया और इन्होंने उसको कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उसके मेन पॉइंट्स ये है कि नंबर 1 कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स ये गर्दिश करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स, जिनको शेल्स कहते हैं या जिनको ऑर्बिट्स कहते हैं या जिनको एनर्जी लेवल्स कहते हैं, एनर्जी लेवल। दूसरा ये पॉइंट था इसका कि इलेक्ट्रॉन जो है न एनर्जी एमिट करता है न एब्जॉर्ब। इलेक्ट्रॉन नीदर emit nor absorb energy, जब तक ये अपने शेल में घूम रहा है, as long as it revolve in its own shell। यानी ये न्यूक्लियस है मिसाल के तौर पर और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब अपने ही शेल में घूम रहा है तो न एनर्जी एमिट करेगा और न ही एब्जॉर्ब करेगा। तो वो रदरफोर्ड वाला जो नुक्स था वो बात ही खत्म कर दी इसने। तीसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे यानी शेल में जाता है, मिसाल के तौर पर ये इधर इलेक्ट्रॉन है और ये इस शेल से इस शेल में जाना चाहता है, तो इट विल गेन एनर्जी। जब ये एटम माहौल से एनर्जी गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल में जंप कर जाता है। एनर्जी जब गेन करेगा, एनर्जी जब क्या करेगा, गेन करेगा,
तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल, और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्साइटेशन। ये प्रोसेस क्या है? एक्साइटेशन। और जब उधर जाकर एनर्जी लॉस करेगा तो वापस अपने शेल में आ जाता है। जब एनर्जी को क्या करेगा? लूज करेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन जंप बैक टू इट्स ओरिजिनल शेल। बैक टू इट्स ओरिजिनल शेल, और इस प्रोसेस को कहते हैं डी एक्साइटेशन। ठीक है, डी एक्साइटेशन। अच्छा, तीसरा और चौथा पॉइंट ये है कि दो शेल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, अब ये है कि ये फर्स्ट शेल है के, दूसरा शेल है एल, तीसरा शेल है एम। पहले शेल की एनर्जी को E1 कहते हैं, दूसरे शेल की एनर्जी को E2, तीसरे शेल की एनर्जी को E3 कहते हैं, और इसी तरह E4, E5, E6 और E7 तक है। दो शेल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू डेल ई। डेल ई जो है दो शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। यानी मिसाल के तौर पर पहले शेल की एनर्जी मिसाल के तौर पर 10 है, दूसरे शेल की एनर्जी 20 है, तो दोनों के दरमियान फर्क आप कैसे निकालेंगे? 20 मनफी 10। इसी तरह तीसरे शेल की एनर्जी मिसाल के तौर पर 50 है, तो यहां पर जो डिफरेंस है दोनों शेल्स का, तो 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। तो डिफरेंस दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। और एक पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई। अब इसको समझे, मोमेंटम क्या है? जब आप किसी चीज को फेंकते हैं तो इस चीज का मास है और इसकी वेलोसिटी है। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम निकलता है। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो इसको क्या कहते हैं? मोमेंटम। अगर किसी चीज का मास बहुत ज्यादा है लेकिन वो बहुत स्लो जा रहा है तो मोमेंटम कम है, या अगर कोई चीज बहुत तेज जा रहा है जिस तरह की बुलेट होता है लेकिन उसका मास कम है तो फिर भी मोमेंटम इतना नहीं है। लेकिन अगर एक चीज का मास भी बहुत ज्यादा है और उसका स्पीड भी बहुत ज्यादा है, जिस तरह के हवाई जहाज है, मास भी बहुत है स्पीड भी, तो उसका मोमेंटम बहुत हाई होता है। अब इलेक्ट्रॉन, अच्छा, मोमेंटम दो तरह का होता है। मोमेंटम दो तरह का, एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, एक चीज है बिल्कुल सीधी लाइन में जा रहा है तो इसके मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम बोलेंगे। एक चीज है जो कि सर्कल में घूम रहा है तो उसके मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है तो इसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, और इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH डिवाइड बाई 2 पाई के बराबर होता है। जबकि n क्या है? नंबर ऑफ शेल है। मिसाल के तौर पर पहले शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और आप इसके मोमेंटम को ढूंढ रहे हैं, तो आप इस n को 1 पुट करें, n की जगह 1 पुट करें। दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन है और वो घूम रहा है और उसके मोमेंटम को आप फाइंड कर रहे हैं, तो n की जगह 2 पुट करें। तीसरे शेल में n की जगह 3 पुट करें। h जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है। अब इसको आप नहीं समझते, ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है एक, और इसका उसमें एक कांस्टेंट है, तो इसको प्लांक्स का 2 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। पाई तो 3.14 के बराबर होता है। अच्छा, इधर जो पॉइंट लिखा है मैं आपको स्लाइड में दिखा दूंगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो इस क्वांटाइज्ड पहले मैं आपको दिखाऊं,
ये देखें। अच्छा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये आप ले ले, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, सेव कर ले। और अब मैं इसको मिटाऊंगा। अच्छा, तो ये बोहर मॉडल के पॉइंट्स थे आपके कोर्स के। बाकी पॉइंट्स तो आप समझ गए होंगे, आप इसको रीड कर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं वो क्या है कि इधर अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कोयल सेवरिंग NH by 2 पाई के बराबर है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। तो इस क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? देखिए, एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई। अब इनकी कीमत क्या है? या एक है अगर फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, देखिए ना, या दो है। तो अच्छा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है या तो 1h/2 पाई के बराबर होगा या 2h/2 पाई के बराबर होगा या 3 या 4 या 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी होल नंबर में होंगे, ठीक है, होल नंबर मल्टीपल ऑफ n, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है ये हाफ या 1.5 या फ्रैक्शंस में नहीं होगा, बल्कि या 1 होगा या 2 या 3 या, ठीक है ना, इस तरह क्वांटाइज्ड का मतलब है ये। अच्छा, मॉडर्न जो एटम है, अब रदरफोर्ड और नील बोहर की कहानी से आगे मॉडर्न जो शक्ल है एटम का, उसमें हम कहते हैं कि द एटम इज मोस्टली एम्प्टी। यानी एटम में बहुत छोटा एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इधर, जिसके अंदर सारे का सारा वजन पड़ा है, सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसमें, बाकी तो वैसे सिर्फ यानी क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसका कोई वजन नहीं। तो एटम में दो रीजन्स हो गए, एक यानी टू रीजन्स हो गए, एक न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो दो रीजन्स है एटम के अंदर, न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रीजन है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है? ये वो रीजन है वेयर यू माइट फाइंड एन इलेक्ट्रॉन, जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अच्छा, शेल्स कैसे होते हैं? देखिए, जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फीरिकल होता है, उसका शेप स्फेरिकल होता है, और जो पी ऑर्बिटल होता है उसका शेप डम्बेल होता है। तो इधर आपको दिखाने की कोशिश की है। देखिए, ये न्यूक्लियस है इधर छोटा। अब ये जो है, ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये स्फीरिकल ऑर्बिटल है, और ये ठीक है 1s ऑर्बिटल है। ये देखिए 1s ऑर्बिटल ये है। ये जो बड़ा स्फेयर है, तो जब भी आपको स्फेयर नजर आए वो एस ऑर्बिटल होगा, लेकिन 1s छोटा होगा, 2s उससे बड़ा होगा, ये 2s ऑर्बिटल है। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है ये बहुत बड़ा स्फेयर है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये 3s ऑर्बिटल है, ठीक है। तो 1s, देखिए 1s छोटा स्फेयर, 2s बड़ा स्फेयर, 3s उससे बड़ा स्फेयर जिसके अंदर वो दोनों स्फेयर होंगे, 4s उससे भी बड़ा स्फेयर जिसके अंदर तीनों स्फेयर होंगे। तो इस ऑर्बिटल तो इस तरह स्फेयर स्फेयर शक्ल में है। और जो पी ऑर्बिटल है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में फिर तीन ओरिएंटेशंस होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो अब आप इसमें तीन ओरिएंटेशन देखें, इसको आप पी एक्स कंसिडर कर ले, ये देखें, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है। इसको आप पी वाई कंसिडर कर ले क्योंकि ये वाई एक्स। और वो जो आपको नजर आ रहा है,
तो वो उसका एक लूप बोर्ड के इस तरफ है बाहर, और दूसरा लूप बोर्ड के पीछे चला गया है वो pz ऑर्बिटल है। तो ये एटम का मॉडर्न शक्ल है। और उसके बाद हम जाएंगे लेक्चर 2 में, जिसमें हम मजीद आपका कोर्स पढ़ाएंगे। तो इसके बाद लेक्चर 2 को देख ले, ठीक है।